स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे उसका फादर मार मार कर रुला देता है। ये ले कमीने कही के मुझे बता कि तू इतना ज्यादा बेकार क्यों है। ऐसा करते हुए उसके फादर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और उसकी माँ आराम से टीवी देख रही थी। मिमोरी अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा दुखी हो गया था। तभी अचानक हमारे मेन कैरेक्टर मिमोरी की आंख खुलती है। वो कहता है अभी भी मुझे बचपन के सपने आ रहे हैं। वैसे उस बात को काफी साल हो गए हैं और अब मैं 17 इयर्स का हो गया हूँ, पर अभी भी मैं वो सब नहीं भूल पाया। हमें बताया जाता है कि मिमोरी को उसके क्लासमेट्स के साथ स्कूल की ओर से एक ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। तभी अचानक उनकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम ओयामाडा है वो एक लड़की को तंग करने लगता है और जिस लड़की को वो तंग कर रहा था वो क्लास 2 की प्रेसिडेंट अयाका है। ओयामाडा उसकी बुक छीन कर कहता है, हे तुम तो एक रोमांटिक नॉवल पढ़ रही हो, लगता है तुम्हें रोमांस काफी पसंद है। पूरी बस में किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी कि वो ओयामाडा को रोक सके। पर तभी मिमोरी उठ जाता है और उसे कहता है, तुम क्यों अयाका को तंग कर रहे हो, इसे इसकी बुक वापस कर दो। यह सुनने के बाद ओयामाडा मिमोरी का ही मजाक उड़ाने लगता है। हे क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें आज सीधा करना ही पड़ेगा। तभी उनकी क्लास का एक और स्टूडेंट जिसका नाम ताकुटो है वो उसे कहता है, इसे इसकी बुक वापस कर दो, तुम सबके कारण इस बस में काफी ज्यादा शोर हो गया है और मुझे शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ओयामाडा उससे डर कर अयाका को उसकी बुक वापस कर देता है। इसके बाद वो किसी और स्टूडेंट को तंग करने लगता है। तभी अचानक उनकी बस में किसी तरह की रोशनी आने लगती है जिस कारण वो सभी एक अलग दुनिया में ही समन हो जाते हैं। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो अभी तो अपने स्कूल की ट्रिप पर जा रहे थे, पर अचानक से ये क्या हो गया, वो किस जगह पर आ गए। तभी उनके सामने एक लड़की आती है। वो उनको कहती है, मैं इस दुनिया की गॉडेस वीसियस हूँ। असल में तुम सबको यहाँ पर मैंने ही बुलाया है क्योंकि काफी जल्द इस दुनिया को डीमन लॉर्ड खत्म करने वाला है और तुम सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुम सब हीरोज बनकर उस डीमन लॉर्ड को मार दो और हमारी दुनिया को पहले की तरह खुशियों से भर दो। उस गॉडेस की बातें सुनकर किसी को भी समझ नहीं आती कि ये सही में एक सपना ही है या रियलिटी। पर तभी ताकुटो गॉडेस को कहता है, अगर हम तुम्हारी मदद ना करें तो तुम क्या करोगी, क्योंकि हमें बस अपने घर जाना है। जो सुनकर वीसियस उसे कहती है, अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें डीमन का एसेंस चाहिए जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने घर वापस जा पाओगे और ये डीमन एसेंस तुम सबको डीमन लॉर्ड को हराने पर ही मिलेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो गॉडेस उन सब से भीख मांगने लगती है कि प्लीज हमारी दुनिया को बचा लो। तब यह जाकर उसे कहने लगती है, पर हम सब तो बस मामूली इंसान ही हैं और हमें मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना आता, तो हम उसे डीमन लॉर्ड को कैसे हराएंगे। जो सुनते ही गॉडेस वहाँ पर एक मॉन्स्टर को मंगवाती है और अपने मैजिक का यूज करके उसे मार देती है। वो कहती है, तुम सबको गॉड की ओर से ब्लेसिंग मिली है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में आने के बाद तुम सबके पास भी मैजिकल पावर्स आ गई है, बस हमें उन पावर्स को चेक करना होगा। इसके बाद वो गॉडेस सभी को एक क्रिस्टल पर हाथ रखने को कहती है जिस कारण उस गॉडेस को हर एक स्टूडेंट के स्किल पता चल जाते हैं। पर जैसे ही अयाका और टाकुटो उस क्रिस्टल पर हाथ रखते हैं वो क्रिस्टल टूट जाता है। जो देखने के बाद गॉडेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, तुम दोनों के पास तो काफी कमाल के स्किल है, इसका मतलब तुम्हारी रैंक जरूर एस है। इसके बाद मिमोरी की बारी आती है, पर उसका क्रिस्टल पर्पल कलर का था और वो कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा था। जो देखने के बाद मिमोरी कहता है, लगता है मेरी रैंक यहाँ पर सबसे ज्यादा लो है, मतलब सही में मैं एक लूजर हूँ जो ना अपने दुनिया में काम करता है और ना यहाँ पर। मिमोरी के बाद अगले स्टूडेंट की बारी आती है जिसका नाम यूशा है। जैसे ही वो अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रखता है क्रिस्टल में से एक डार्क एनर्जी निकलने लगती है। जो देखने के बाद गॉडेस उसे कहती है, मुबारक हो, तुम्हारे पास तो डार्क हीरो की पावर है और पिछली बार जिस हीरो ने उस डीमन लॉर्ड को हराया था उसके पास भी डार्क हीरो की पावर्स थी। अगले सीन में वो गॉडेस मिमोरी को कहती है, अब जबकि हमें पता चल गया है कि यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो तो हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर हमने तुम्हें यहाँ पर रखा तो तुम बाकी एडवेंचरर्स को भी अपनी तरह कमजोर कर दोगे। जो सुनने के बाद मिमोरी उसे कहता है, पर सभी की तरह मेरे पास भी अपना एक यूनिक स्पेल है, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर गॉडेस उसे कहती है, क्योंकि तुम्हारी यूनिक स्पेल भी तुम्हारी तरह बेकार ही है, तो हम तुम्हें डिस्पोजल होने के लिए रियोस में भेजने वाले हैं। यह सुनने के बाद मिमोरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उस पर अपने मैजिक का हमला कर देता है। पर गॉडेस ने पहले से ही अपने ऊपर एक बैरियर लगाया हुआ था जिस कारण मिमोरी का हमला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मिमोरी उससे कहता है, तुमने मुझे अपनी मर्जी से यहाँ पर बुलाया था और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर तभी मिमोरी के क्लासमेट उसे कहने लगते हैं, अब बस भी करो कचरे कहीं के, तुम बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद वो गॉडेस रिचुअल स्टार्ट करके मिमोरी को रियूस में भेजने लगती है और उसे एक बैग देती है। वो कहती है, इसमें तुम अपना काफी सारा सामान रख सकते हो, ये तुम्हारे काफी काम आएगा। अगर तुम वहाँ से जिंदा निकल गए तो तुम इस दुनिया में जैसे मर्जी घूम सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। पर तभी अयाका उस गॉडेस को रोकने लगती है। वो उसे कहती है,
मेमोरी हमारा क्लासमेट है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। जो सुनते ही गोडेस को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अयाका को मुक्का मार के उसे बेहोश कर देती है, जिस पर मेमोरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है, तुम मुझे भेजने वाली होती कौन हो, बेवकूफ हो रहा था। देखना जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा, तब तक के लिए खुद को तैयार रखना। इसके बाद वो गोडेस मेमोरी को र्यून्स ऑफ डिस्पोजल में भेज देती है। जहाँ जाते ही मेमोरी पर कुछ मोस्टर्स हमला कर देते हैं, जिनसे मेमोरी काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। मैं मरना नहीं चाहता, खास करके उस कमीनी गोडेस से अपना बदला लेने से पहले। एक मिनट, मेरे पास भी अपना एक यूनिक स्पेल है। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी उन सभी मोस्टर्स पर अपना पैरालाइज स्किल यूज कर देता है, जिस कारण वो सभी मोस्टर्स वहाँ पर ही जम जाते हैं। फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करके सभी मोस्टर्स को मार देता है। मेमोरी कहता है, उस गोडेस ने कहा था कि मेरे स्किल बेकार है, तो मैंने इन सब मोस्टर्स को कैसे मार दिया। और सभी मोस्टर्स को मारने के बाद मेमोरी का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मुझे जल्दी से इस नर्क से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा, और उससे पहले मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी एक मोस्टर को खाने की कोशिश करता है, पर उसका स्वाद काफी ज्यादा बुरा था। तभी मेमोरी को अपने बैग की याद आती है, जिसमें से उसे अपनी दुनिया का खाना मिल जाता है, जिस कारण मेमोरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, पर उसके अंकल और आंटी उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, और उन्होंने ही मेमोरी को एक इंसान बनना सिखाया। इसके बाद मेमोरी वहाँ पर मरे हुए इंसानों के लिए प्रे करता है, जिनको गोडेस ने जबरदस्ती इस नर्क में भेजा था, और उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। आज तक इस नर्क से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। आगे बढ़ने पर मेमोरी को एक स्केलेटन से काफी सारे जेम्स मिलते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है। उस स्केलेटन के पास एक लेटर भी था, जिसमें लिखा था, अगर कोई भी इस लेटर को पढ़ता है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं हीरो ऑफ डार्कनेस हूँ, जिसे जबरदस्ती यहाँ इस नर्क में भेजा गया है। अगर तुम इस नर्क से निकल पाते हो तो मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ, जिसे पाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, और ये चीज फॉरबिडन मैजिक है, और इसके साथ मैं तुम्हें फॉरबिडन आर्ट भी देना चाहता हूँ। मेमोरी उन दोनों चीजों को तो अपने पास रख लेता है, पर उन दोनों में से एक चीज, जिसका नाम फॉरबिडन एंशिएंट मैजिक था, वो उस फॉरबिडन एंशिएंट मैजिक को नहीं पढ़ पाता। मेमोरी कहता है, शायद ये मैजिक काफी ज्यादा स्पेशल होगा, जिसका इस्तेमाल करके मैं उस गोडेस से अपना बदला ले सकता हूँ। आखिर में स्केलेटन ने लिखा था कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें 100 लीटर को मारना होगा, पर वो 100 लीटर काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके कारण यहाँ पर कोई भी नहीं बच पाया। अगले सीन में मेमोरी का सामना सीधा 100 लीटर से हो जाता है, जिस पर मेमोरी अपने स्पेल का यूज करके हमला करने ही वाला था, पर उसके सामने आते ही 100 लीटर उस पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है। जो देखने के बाद मेमोरी समझ जाता है कि जैसे ही मैं इस पर हमला करने वाला होता हूँ, ये पहले ही उसे डिटेक्ट कर लेता है, और इस पर सामने से हमला करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मेरे अटैक की रेंज तो काफी ज्यादा कम है, तो मैं इसे कैसे हराऊंगा। तभी वो 100 लीटर बाहर आ जाता है और मेमोरी का पीछा करने लगता है। इसके बाद जब मेमोरी उसके सामने आता है तो वो 100 लीटर अपने मैजिक का यूज करके उन लोगों को बाहर निकालने लगता है, जिनको उसने बेरहमी से मारा है। मेमोरी अपने आप को बचाने के लिए सभी पर पैरालाइज इस्तेमाल कर देता है, पर वो उन लोगों को जान से नहीं मारता। वो कहता है, मैं अभी भी एक इंसान हूँ, तो मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ। और मेमोरी को ऐसा परेशान होता देखकर 100 लीटर काफी ज्यादा मजे लेता है, और मेमोरी को ऐसा तड़पता देखकर वो उसके पास चले जाता है, और मेमोरी को भी इसी चीज का इंतजार था। वो सीधा उसे पैरालाइज कर देता है। लगता है कि मैंने काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, बेवकूफ कहीं के। तुम्हें क्या लगा कि मैं दिल का इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता? और असल में तुम में घमंड है। तुम्हें लगा कि जैसे तुमने इन लोगों को मारा है तुम मुझे भी मार दोगे। और देखो, तुम शिकारी बनकर यहाँ पर आए थे और मैंने ही तुम्हारा शिकार कर दिया। वो 100 लीटर रोते हुए मेमोरी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर मेमोरी उसके साथ सभी इंसानों को मार देता है। ऐसा करने से मेमोरी का और ज्यादा लेवल इंक्रीज हो जाता है। 100 लीटर को मारने से सभी लोगों की सौल आजाद हो जाती है, जिनको 100 लीटर ने मारा था, और फिर वो सभी मेमोरी का शुक्रिया करते हैं। अगले सीन में मेमोरी उस 100 लीटर की जैम निकालकर इस जगह के गेट पर लगा देता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें मेमोरी के क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं, जो कि मोस्टर्स को मारकर अपना लेवल अप कर रहे थे, और उनकी एक साथी जिसका नाम कुबाटो है, वो मोस्टर पर अपना अटैक ही नहीं करती। वो मोस्टर को देखते ही काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके पास असागी आती है। वो उसे कहती है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अगर हम उस डीमन लॉर्ड को हरा देंगे तो अपने घर वापस जा पाएंगे, और इसके साथ हमारी मैजिकल पावर्स उस दुनिया में भी काम करेगी। यह सुनकर कुबाटो कहती है, मुझे तो काफी डर लग रहा है, मैं इस मोस्टर पर अटैक नहीं कर सकती। यह सुनकर असागी उससे कहने लगती है, अगर तुमने इस मोस्टर को नहीं मारा था तुम्हारा हाल भी मेमोरी की जैसा ही होगा। तुम्हें तो याद ही होगा कि कैसे गोडेस ने मेमोरी को मरने के लिए र्यूस में भेज दिया था। यह सुनने के बाद कुबाटो काफी डर जाती है और उस मोस्टर पर अटैक करके उसे मार देती है, जो देखने के बाद असागी काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है, हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना एक ग्रुप बना लिया है,
और मेरा मानना यह है कि तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद असागी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम कुबाटा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी थी। वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर मिमोरी ने एक कैट को मरने से बचाया था। वो कहती है मुझे माफ कर देना मिमोरी, उस वक्त मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर पाई। अगले सीन में हम अयाका को देखते हैं जो कि होश में आने के बाद सीधा गोडेस के पास जाती है। मुझे भी काफी दुख है मिमोरी के लिए, पर वो सब हमारी मजबूरी थी। अगर हम मिमोरी को अपने साथ रखते तो वो बाकी एडवेंचरर्स को भी अपनी तरह कमजोर कर देता। जिस पर अयाका कहती है पर उसे मरने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए था, हम उसकी मदद भी कर सकते थे। यह सुनकर वो गोडेस कहती है तुम गलत नहीं हो, पर ये ऑर्डर हमारे सुपीरियर ने दिया है और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और वैसे भी आज से हम उन हीरोज को भी निकालने वाले हैं जो कि पावरफुल तो है पर मोल्टा से सामना करने में काफी डरते हैं, और उनको भी हम मरने के लिए र्यूस में भेजने वाले हैं। जो सुनते ही अयाका को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम ये काफी गलत कर रही हो, चलो एक डील कर लेते हैं। तुम्हें पता है कि मेरा रैंक कैसा है, तुम्हारे लिए मैं उन हीरोज की ओर से मिशन पूरे करूंगी जो मोस्टर को मारने से डरते हैं, और इसके बदले में तुम उन हीरोज को मरने के लिए र्यूस में नहीं भेजोगी। ये सुनकर वो गोडेस काफी खुश हो जाती है और अयाका की डील एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका पीछा एक होली ग्रुप कर रहा था। दूसरी तरफ हम मिमोरी को देखते हैं। वो कहता है मैं उस गोडेस से बदला जरूर लूंगा, पर उससे पहले मैं इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हुए मिमोरी आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर उसे कुछ स्लाइम से मिलती है। काफी सारी स्लाइम से छोटी स्लाइम को तंग कर रही थी, पर वो छोटी स्लाइम भी पीछे नहीं हटती। वो उन सभी का एक साथ सामना करती है, जो देखने के बाद मिमोरी उसे छोटी स्लाइम की मदद करने के लिए आ जाता है और छोटी स्लाइम को छोड़कर वहाँ से बाकियों को भगा देता है। तुम तो काफी हिम्मत वाले हो जो कि अकेले ही उन सब का सामना कर रहे थे। मैंने उन सब को भगा दिया है और वो सब तुम्हें फिर से तंग नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद मिमोरी वहाँ से जाने लगता है, पर वो छोटी स्लाइम मिमोरी का पीछा करने लगती है। जो देखने के बाद मिमोरी उसे कहता है लगता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, चलो फिर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जो सुनते ही वो स्लाइम काफी खुश हो जाती है और मिमोरी की पीठ पर बैठ जाती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी जर्नी एक रिवेंज वाली जर्नी है, तो क्या अब तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? जो सुनने के बाद वो स्लाइम अपना कलर रेड कर लेती है, जिस पर मिमोरी को भी सब समझ आ जाती है और वो उस स्लाइम का नाम पिगी मारू रख देता है। इसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी पर जाने लगते हैं, पर आगे बढ़ते ही उनको वो गुंडे मिल जाते हैं जो कि उस लड़की को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। लगता नहीं कि तुम इतने काम के हो, पर फिर भी हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो सभी गुंडे मिमोरी पर हमला कर देते हैं, पर मिमोरी तो आसानी से उन सभी को चींटियों की तरह मार देता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि उन गुंडों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर अचानक उसे फील होता है कि वो सभी गुंडे मारे गए हैं और जिसने भी उनको मारा है उसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके सामने मिमोरी आ जाता है और अपने पैरालाइज का यूज करके उसे जमा देता है। मुझे नहीं लगता कि तुम एक बुरी लड़की हो, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे इस दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए, और जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया क्या वो तुम्हारे दोस्त है, क्योंकि मैंने उन सबको मार दिया है। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यकीन नहीं होता कि तुमने अकेले ही उन सभी को मार दिया। असल में वो एक होली वाउचर्स का ग्रुप है जो कि मुझे मारने के लिए आया था, और तुम्हारा शुक्रिया उनको मारकर तुमने मुझे बचा लिया है। इसके बाद मिमोरी उस लड़की से पता करता है कि ये फॉरेस्ट किंगडम ऑफ उल्जा का फॉरेस्ट है। इसके बाद मिमोरी उस लड़की को वही एंशिएंट मैजिकल स्क्रिप्ट पढ़ने को कहता है जो उसे स्केलेटन के पास से मिली थी, जिसे देखने के बाद वो लड़की कहती है ये तो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा है जो कि मुझे नहीं आती, पर मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो कि इस लैंग्वेज को पढ़ सकती है, और वो पर्सन विच ऑफ टैबूस है जो तुम्हें लैंड ऑफ गोल्डन आई मोस्टर में मिलेगी। इसके बाद मेमोरी उसका शुक्रिया करता है इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो वो लड़की उसे कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर मेमोरी को अपनी आंट की याद आ जाती है जो कि काफी काइंड और इनोसेंट थी। इसके बाद मेमोरी उस लड़की को नॉर्मल करके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम उसी लड़की का पोस्टर देखते हैं जिस पर बाउंटी लगी हुई थी। हमें बताया जाता है कि यह लड़की एक प्रिंसेस नाइट ऑफ हाई एल्फ है जिसके नेशन को बैकूस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस लड़की का नाम सिराश आशरेन है। अगले सीन में हम मेमोरी को देखते हैं जो कि प्रोविजनल सिटी ऑफ माइल्स में आ जाता है और अपने लिए रूम परचेस करने के बाद खाना खाने रेस्टोरेंट चले जाता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों की बातें सुनता है। हे क्या तुम्हें पता है कि इस किंगडम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग 5 ड्रैगन्स ऑफ नाइट है जिन्होंने पलादिन निया को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले सीन में मेमोरी अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो कहता है पिगी मारू अब मेरा पार्टनर है तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी पिगी मारू के बारे में एक किताब में पढ़ने लगता है जिसमें वो देखता है कि अगर उसे पिगी मारू की पावर्स अपग्रेड करनी है तो ऐसा करने के लिए उसे मोस्टर एनहांसमेंट सोल्यूशन चाहिए, और यह मोस्टर एनहांसमेंट स्केलेटन किंग की बोन से बनता है।
तभी मेमोरी को याद आता है कि इस किंगडम को वर्कर्स चाहिए जो कि माइल्स में जाकर कीमती चीजें लेकर आएंगे और ऐसा करने के बदले में उनको काफी अच्छा दाम भी मिलेगा। तो मेमोरी भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी माइल्स में जाएगा और स्केलेटन किंग को मारकर अपने पिगी मारू की पावर सब अपग्रेड कर लेगा। फिर अगले सीन में काफी सारे लोग माइल्स वाली जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पर मेमोरी भी आ जाता है। वहाँ पर एक बंदा बताता है जो भी अंदर से ब्लैक ड्रैगन आई लेकर आएगा उसे हम 300 गोल्ड कॉइन्स देंगे और इसके अलावा तुम और भी कई कीमती चीजें लेकर आते हो तो तुम्हें उनका दाम भी काफी अच्छा मिलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसे मेमोरी ने उन गुंडों से बचाया था। एक बंदा आकर उस लड़की को परेशान करने लगता है। हे तुम तो वही प्रिंसेस नाइट हो ना जिस पर बोंटी लगी हुई है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे मुझे लगता है कि हम पहले भी कई जगह पर मिल चुके हैं। यह सुनकर वो लड़की कहने लगती है मुझे लगता है कि मैं तुमसे आज पहली बार मिली हूँ और जैसे प्रिंसेस नाइट की तुम बात कर रहे हो मैं वो नहीं हूँ। यह सुनकर वो बंदा कहता है चलो फिर हम तुम्हारी टोपी उतार कर देख लेते हैं और अगर तुम्हारे कान एल्फ वाले हुए तो मतलब तुम ही वो प्रिंसेस नाइट हो जिस पर बाउंटी लगी है और तुम अपने नेशन से भागी हुई हो। जैसे ही वो बंदा उसके सर से कपड़ा हटाता है वो देखता है कि उस लड़की के कान इंसानों जैसे थे ना कि एल्फ जैसे और इसके साथ उसका फेस भी काफी अलग था। यह सब देखकर वापस सभी लोग उस बंदे का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में मेमोरी उसी लड़की से मिलता है और उसे कहता है मैं अपने लिए कुछ वेपन्स खरीदना चाहता हूँ पर मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो और इसके बदले में तुम्हें कमीशन भी मिलेगी। यह सुनकर वो लड़की मेमोरी की बात मान जाती है और वेपन्स खरीदने में उसकी काफी मदद करती है और वो काफी अच्छे दाम में मेमोरी को बढ़िया वेपन्स भी दिलवा देती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम तो बताते हैं पर वो अपना रियल नेम नहीं बताते। वेपन्स खरीदने के बाद मेमोरी उसे पैसे दे देता है और पैसे लेने के बाद वो लड़की वहाँ से जाने वाली थी पर तभी वो नीचे गिर जाती है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो लड़की उसे बताती है मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में मेमोरी स्केलेटन किंग को ढूंढने के लिए माइल्स के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ने पर मेमोरी को वही बंदे मिलते हैं जिनकी बाहर काफी बेइज्जती हुई थी। उस लड़की के कारण मेरा बाहर काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया है, तो तुम दोनों उस लड़की को यहाँ पर ही मार देना। यह सुनकर वो बंदे उससे कहते हैं ठीक है, पर उसे मारने से पहले हम उसके साथ मजे करेंगे। तभी उन सब के सामने मेमोरी आ जाता है। तुम सबकी सोच तो काफी गंदी है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेमोरी को देखते ही वो सभी उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी मेमोरी उन पर अपने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल कर देता है और उनको मरता छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में मेमोरी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ड्रैगन आई कोलोजियम पड़ा था और उसके ऊपर एक ड्रैगन का स्टैचू भी बना था, जिसे देखकर मेमोरी समझ जाता है कि जैसे ही उसने प्राइज आइटम को उठाया ये स्टैचू उस पर हमला कर देगा। तो मेमोरी पहले ही उस ड्रैगन को पॉइजन करके मार देता है और उस प्राइज आइटम को उठा लेता है। तभी वहाँ पर मिस्ट आ जाती है। असल में इस लड़की ने मेमोरी को अपना नाम मिस्ट बताया था और मेमोरी ने भी इसे अपना नाम हार्टी बताया था। मिस्ट से कहती है मुझे लगा था अगर मैं रेस्ट नहीं करूंगी तो यहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाऊंगी, पर मुझसे पहले तो तुम यहाँ पर पहुंच गए हो, तो मुझे लगता है मुझे फिर से यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। जिस पर मेमोरी प्राइज आइटम उसे दे देता है। अगर तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है तो तुम इसे अपने पास रख लो। जो सुनकर मिस्ट का भी हैरान हो जाती है और कहती है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर मेमोरी उसे कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी मैं काफी अच्छा पर्सन हूँ, खास करके खूबसूरत लड़कियों के लिए मैं काफी अच्छा पर्सन हूँ, और वैसे भी तुम्हें नींद की जरूरत है तो थोड़ी रेस्ट कर लो, नहीं तो तुम फिर से गिर जाओगी। जिस पर मिस्ट उसे कहती है ये प्राइज आइटम काफी ज्यादा महंगा है, इसके बदले में 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, तो मैं तुमसे ये फ्री में नहीं ले सकती। तो मेमोरी उसे कहता है रख भी लो, वैसे भी मैं इसे लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी वहाँ पर एक जगह खोलता है और कहता है मैं यहाँ पर एक मोस्टर के लिए आया हूँ जो कि मुझे नीचे मिलेगा। यह सुनकर मिस्ट से कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड बन जाऊंगी, अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें गार्ड कर सकती हूँ। मैं इस प्राइज आइटम को फ्री में नहीं ले सकती, तो प्लीज मेरी बात मान लो। उसकी बातें सुनकर मेमोरी सोचता है यह तो सही में मेरी मदद करना चाहती है, ये काफी काइंड और इनोसेंट लड़की है जो कि फ्री में कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करती, तो मुझे भी इसकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद मेमोरी उसे कहता है मैं एक शर्त पर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और वो शर्त यह है कि हम दोनों किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और हम दोनों का रिश्ता बस बॉडीगार्ड और क्लाइंट का ही है, और जब तक मेरा यहाँ पर अपना काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और अगर तुम यहाँ से जल्दी जाना चाहती हो तो इसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि मेरी। यह सुनकर मिस्ट उसकी बात मान लेती है और उसका शुक्रिया करती है। अगले सीन में वो दोनों नीचे आ जाते हैं जहाँ पर मिस्ट यानी कि सिरास
अपने स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करके आसानी से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। रास्ते में मेमोरी उससे पूछता है, क्या तुम्हें उन मॉन्स्टर्स के बारे में पता है जिनकी आइस गोल्डन होती है और जिनकी नहीं होती? तो मिस्ट यानी कि सिरास उसे बताती है, गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर्स को मारकर ही हीरो अपना लेवल अप करते हैं और ये काम सिर्फ उन हीरो से ही करवाया जाता है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं। वैसे तुम्हें दूसरी दुनिया के हीरोज के बारे में पता है? जिस पर मेमोरी उसे बताता है, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। वो गोडासी है जो कि दूसरी दुनिया से हीरोज को यहाँ पर समन करती है। इसके बाद मिस्ट उसे बताती है, डीमन लॉर्ड की एनर्जी जिन मॉन्स्टर को मिलती है उनकी आइस गोल्डन कलर की हो जाती है और यही बात बिना गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर्स की उनको इंसानों का दोस्त भी बनाया जा सकता है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर मिस्ट कहती है, मैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ, पर वो मॉन्स्टर कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता चल रहा। जो सुनकर मेमोरी समझ जाता है कि मिस्ट किसके बारे में बात कर रही है और फिर वो पिगी मारू को बाहर आने को कहता है। पिगी मारू को देखकर सिरास उसके साथ दोस्ती भी कर लेती है। अगले सीन में मेमोरी उसे कहता है, काफी दिनों से तुम सोए नहीं हो तो अब सो जाओ बाहर, मैं ध्यान रख लूंगा। जिस पर सिरास उसे कहती है, मैं बॉडीगार्ड हूँ तो मुझे आराम नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मेमोरी उससे कहता है, ठीक है सो मत, पर तुम लेट जाओ, ऐसे तुम्हारी थकावट भी खत्म हो जाएगी। तो सिरास उसकी बात मानकर लेट जाती है। तभी मेमोरी सिरास पर स्लीप मैजिक यूज करके उसे सुला देता है ताकि वो अच्छे से आराम कर पाए। पर तभी अचानक सिरास के कान ग्लो होने लगते हैं और उसके कान एल्फ में बदल जाते हैं। जो देखने के बाद मेमोरी कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम सिरास आश्रयन हो, होली निया नेशन की फॉर्मर नाइट। हाई एल्फ, मुझे पता था कि ये तुम ही हो। अगले सीन में हम ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को देखते हैं जो कि उनकी बॉडी के पास थे जिनको मेमोरी ने मारा था। वो कहते हैं, हमने तो इस ग्रुप को सिराज को मारने के लिए भेजा था, पर लगता है सिराज ने ही इनको मार दिया। तभी उनका लीडर जो कि इस नेशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, वो कहता है, सिराज क्या तुम सही में इतनी ज्यादा पावरफुल हो? लगता है तुम्हारे साथ बैटल लड़ने में मुझे काफी मजा आएगा। अगले सीन में जब सिराज की आंख खुलती है, वो देखती है कि मैजिक खत्म हो गया है और उसके एल्फ वाले कान वापिस आ गए हैं। तो वो जल्दी से मैजिक का यूज करके अपने कान इंसानों वाले कर लेती है। इसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर आगे बढ़ते ही उनका सामना स्केलेटन किंग से हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए मेमोरी यहाँ पर आया था। सिरास उसे कहती है, यह स्केलेटन किंग काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, तो इसके लिए मैं अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करूंगी और इसके बारे में तुम बाहर किसी को भी मत बताना। पर मेमोरी के सामने भी वो स्केलेटन किंग काफी कमजोर पड़ जाता है और मेमोरी पॉइजन का इस्तेमाल करके उसे आराम से हरा देता है। जो देखने के बाद सिराज को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता कि सही में मेमोरी ने इतनी आसानी से उस स्केलेटन किंग को मार दिया। इसके बाद मेमोरी उस स्केलेटन किंग की बोन्स को अपने पास रख लेता है। तभी अचानक पिगी मारू को यहाँ पर किसी और की प्रेजेंस फील होने लगती है, तो उसका पीछा करते हुए मेमोरी को वो अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहाँ जाने पर उनको एक अंडा मिलता है जिसे मेमोरी अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम मेमोरी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि शायद किसी डंजन में मॉन्स्टर्स को मारने आए थे और इसी बीच उनके एक साथी का हाथ भी कट जाता है। दूसरी तरफ टाकुटो उन सभी मॉन्स्टर्स पर अपने यूनिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस कारण सभी मॉन्स्टर्स एक बार में ही मर जाते हैं। और टाकुटो का हमला काफी बड़ा था जो कि लड़कियों को भी लगने वाला था, पर तभी अयाका आकर उन सभी को बचा लेती है। अगले सीन में हम सिरास और मेमोरी को देखते हैं जो कि मिल से बाहर आ गए हैं। वो सिरास उस ड्रैगन आई को गिल्ड में जमा करवा देती है। वो मेमोरी को बताती है कि इसका रिवार्ड उसे एक दिन बाद मिलेगा और वो एक बार फिर मेमोरी का शुक्रिया करती है। फिर रात को मेमोरी पिगी मारू के लिए मॉन्स्टर एनहांसमेंट सॉल्यूशन बनाने लगता है। अगले सीन में वापस सिरास आ जाती है जिसे मेमोरी ने ही बुलाया था। मुझे पता है कि तुम्हें और पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम थोड़े और समय के लिए मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो? तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं उस विच ऑफ टैबूज को ढूंढना चाहता हूँ ताकि उस फॉरबिडन मैजिक को डिकोड कर पाऊँ, क्योंकि तुमने कहा था कि उस लैंग्वेज को सिर्फ विच ऑफ टैबूज ही पढ़ सकती है और वो विच मुझे लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में मिलेगी और मैं श्योर हूँ कि मुझे उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे। मुझे तुम्हारे स्किल्स पर भरोसा है जो कि उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ काम आएंगे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जिस जगह जा रही हूँ लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन आई उसी रास्ते में आता है, पर उस रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। अगर मैं तुम्हारे रास्ते की ओर से जाऊंगी मेरे लिए जाना इजी तो हो जाएगा, पर मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। जिस पर मेमोरी उससे कहता है, सिरास मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनते ही सिरास काफी हैरान हो जाती है कि मेमोरी को उसका असली नाम कैसे पता चला। तो मेमोरी उसे बताता है, जब तुम सो रही थी उस वक्त तुम्हारे हेल्प वाले कान वापस आ गए थे, पर उस वक्त मैंने तुम्हें ये नहीं बताया और अगर हम एक साथ जर्नी करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी छिपाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा।
तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को जान ले। तो सिराज भी उसकी बात मान लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी असली आइडेंटिटी बता देते हैं और वादा करते हैं कि वो किसी को भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में सिराज मेमोरी के लिए बॉडीगार्ड बनने की जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। तो पैसों के बदले मेमोरी इस बार उसे ड्रैगन जैम देता है, जिसे देखने के बाद सिराज उसे कहने लगती है ये काफी ज्यादा रेयर जैम है और इसकी कीमत मार्केट में काफी ज्यादा हाई है, तो मैं तुमसे इतनी ज्यादा महंगी चीज कैसे ले सकती हूँ। तो मेमोरी उसे कहता है मेरे पास पैसे नहीं आए तो तुम्हें इसी से ही काम चलाना होगा। अगले दिन वो दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ पर सिराज मेमोरी को बताती है जो इंस्टेंट स्पेल तुम उस विच से डिकोड करवाना चाहती हो शायद वो काफी पावरफुल स्पेल होगा। यह सुनकर मेमोरी अपने मन में कहता है अगर सही में यह स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक हुआ तो उसे गोडेस से बदला लेने के लिए यह स्पेल मेरे काफी काम आएगा। अगले सीन में सिराज अपना रिवार्ड लेने के लिए गिल्ड चले जाती है। मेमोरी उससे कहता है मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। और जब सिराज गिल्ड के अंदर जाती है तो एक बंदा बताता है यहाँ पर किसी खास बंदे को बुलाया गया है जो कि ड्रैगन आई कोलोजियम को चेक करेगा कि यह सही में रियल है या फेक। और जब वो बंदा आता है उसे देखकर सिराज थोड़ी परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम गोडेस को देखते हैं जो कि अयाको को बताती है मैंने तुम्हारी दोस्त के हाथ को हील कर दिया है, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताना चाहती थी और वो बात ये है जिन बच्चों ने टेस्ट को पास नहीं किया उनको मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ ताकि तुम उनको अच्छे से ट्रेन कर पाओ। यह सुनकर अयाको उसे कहती है पर हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो भी स्टूडेंट मोस्टर से फाइट नहीं करेगा उनकी ओर से मैं मिशन पूरा करूंगी और तुम अब अपने वादे से नहीं बदल सकती। जिस पर गोडेस कहती है ये ऑर्डर हमारे सुपीरियर ने दिया है और अगर तुमने बात नहीं मानी तो हम उन स्टूडेंट्स को रियून्स में भेज देंगे मरने के लिए, तो फैसला तुम्हारा है। यह सुनकर अयाका को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। अयाका के जाने के बाद हम गोडेस को देखते हैं जो कि अयाका से काफी गुस्से में थी। अगले सीन में हम मेमोरी को देखते हैं जो कि काफी समय से सिराज का बाहर वेट कर रहा था और अब टाइम काफी ज्यादा हो गया था तो वो खुद सिराज को देखने के लिए अंदर चले जाता है। अंदर जाने पर मेमोरी को पता चलता है कि सिराज की रियल आइडेंटिटी सबको पता चल गई है और वो भागकर फॉरेस्ट में चली गई है। जो सुनते ही मेमोरी जल्दी से सिराज को बचाने के लिए फॉरेस्ट में जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सिराज को देखते हैं जिसने कुछ नाइट्स को तो मार दिया था पर अब सिराज की हालत काफी बुरी हो जाती है, वो काफी ज्यादा थक जाती है। तभी अचानक पीछे से सिराज के ऊपर ब्लैक ड्रैगन नाइट का एक बंदा हमला कर देता है और फिर वो बंदा सिराज के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मेमोरी आ जाता है और वो उस बंदे पर पैरालाइज का यूज करके उसे पॉइजन कर देता है। वो सिराज को कहता है क्या तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल गई हो, तो मुझसे भी मदद मांग सकती थी। जिस पर सिराज उसे कहती है मुझे माफ कर देना पर अगर हम एक साथ रहेंगे तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पेमेंट वापस ले दो और किसी और पर्सन को ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड बन सके। पर मेमोरी उसकी बात नहीं मानता और उसे सारे जेम्स दे देता है। तुम्हारे जैसी अच्छी बॉडीगार्ड ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा बोलकर मेमोरी उसे दूसरे कपड़े देने लगता है और कहता है इस जगह पर हर एक ने तुम्हें पहचान लिया है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने कपड़े बदल कर अपनी पहचान छिपा लो। यह सुनकर सिराज उसे कहती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। जिस पर मेमोरी उससे कहता है तुम मुझे मेरी आंट की याद दिलाती हो तो मैं तुम्हें मरते हुए नहीं छोड़ सकता, खासकर मेरी आंट के लिए। यह सुनकर सिराज उसे कहती है तुम तो सही में काफी काइंड पर्सन हो। इसके बाद वो दोनों इस बंदे से पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारा लीडर कौन है। पर इससे पहले कि वो बंदा उनको कुछ बता पाता वहाँ पर उसके साथी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं और वो अपने साथी को ही मार देते हैं। तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई सिराज आशरन। उनको देखकर मेमोरी भी डर जाता है क्योंकि वो सब भी मेमोरी की रेंज से काफी ज्यादा दूर थे और उन सब तक मेमोरी का स्पेल भी नहीं पहुंच सकता। तभी उन सभी का लीडर सिविट सिराज को बताता है तुम्हें मारने के लिए हम सबको किंग ने ही भेजा है। असल बात यह है कि वो बुढ़ा बंदा तुम्हें किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता। यह सब सुनकर सिराज को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। तो सिविट उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम्हें मारने से पहले हम सब तुम्हारे साथ मजे करेंगे। चलो फिर अगर तुम्हें ये भी नहीं पसंद तो हम एक डील करते हैं, हम दोनों के बीच में एक फाइट होगी और अगर तुम उस फाइट को जीत जाओगी तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तभी सिविट की नजर मेमोरी पर पड़ती है। वो उसे कहता है तुम भी मुझे काफी अच्छे फाइटर लग रहे हो, वैसे तुम हो कौन। जिस पर मेमोरी भी डर जाता है पर वो अपने फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। उसे देखकर तो वो हंसने लगता है। मेमोरी की हंसी देखने के बाद सिविट उसे कहता है मुझे पता है कि तुम एक मौके की वेट कर रहे हो और जब वो मौका तुम्हें मिला तुम हम सब पर हमला करके हमें मार डालोगे। यह सुनकर मेमोरी भी हैरान हो जाता है कि सिविट सही में काफी ज्यादा होशियार है क्योंकि बिना बात करे उसे मेमोरी के प्लान का पता चल गया।
मुझे लगता है कि तुम अपने लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ढूंढ रहे हो, तो तुम उस गॉडेस विसियस से फाइट क्यों नहीं करते। तो सिविट उसे बताता है, मुझे गॉडेस से ज्यादा उसके स्टूडेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसे वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर समन करती है, क्योंकि उन हीरोज को गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, जिस कारण उनकी पावर्स हर समय बढ़ती ही रहती है। यह सुनकर मिमोरी काफी खुश हो जाता है। तभी सिविट सिराज को कहता है, तुम्हारी गलती के कारण हमने तुम्हारे नेशन को खत्म कर दिया और अब तुम्हारे नेशन को ही बैकूस का हिस्सा बनना पड़ा, क्योंकि वो गॉडेस तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, जो तुमने होने नहीं दिया, और यही किंग भी नहीं चाहता था कि तुम किसी और के पास रहो। इसलिए किंग ने भी हमें कहा कि सिराज को मारने के बाद पूरी तरीके से इस दुनिया से गायब कर देना, ताकि कोई भी तुम्हें ना देख पाए। तभी मेमोरी सिविट को कहता है, तुम अपने लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ढूंढ रहे हो जो तुम्हें हरा सके, है ना? तो क्यों ना मैं ही तुम्हारा ओपोनेंट बन जाऊं जो तुम्हें मारेगा, क्योंकि मैं वही हीरो हूं जिसे गॉडेस ने इस दुनिया में समन किया है। यह सुनकर सिराज काफी हैरान हो जाती है। तभी सिविट मेमोरी को कहता है, मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी पावर्स हम सब से काफी अलग है, पर क्या तुम ये बता सकते हो कि उस गॉडेस ने तुम्हें यहाँ अकेले क्यों भेजा? जिस पर मेमोरी उसे कहता है, क्योंकि उस गॉडेस के लिए मैं कुछ ज्यादा ही स्पेशल हूँ। उस गॉडेस ने मुझे दूसरी दुनिया से यहाँ पर समन किया है और मेरा असली नाम टोका मेमोरी है। यह सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। मेमोरी उसे बताता है, उस गॉडेस ने मुझे एक अलग रास्ते पर भेजा है, एक स्पेशल मिशन के लिए, और तुमने खुद कहा था गॉड की ब्लेसिंग जैसे मिलती है उसकी पावर से बढ़ती ही रहती है। तो चलो फिर ऐसा करते हैं, आज के लिए तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि आगे जाकर जब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तब हम आपस में फाइट करेंगे और उस फाइट में तुम्हें काफी मजा आएगा। यह सुनकर सिविट मेमोरी से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सिविट सिराज को मारने के लिए जाने लगता है। तभी मेमोरी सिविट को रोक कर कहता है, तुम इसे नहीं मार सकते, और अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं बन पाऊंगा जिससे तुम फाइट करना चाहते हो, क्योंकि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की जर्नी में सिराज मेरी साथी बनी है। यह सुनकर सिविट सिराज को भी जिंदा छोड़ देता है और उसे कहता है, चलो ठीक है, आज के लिए मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर तुम्हें हराने के बाद मैं इसे भी मार डालूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और वो मेमोरी की रेंज में भी आ जाते हैं, जिसका इंतजार मेमोरी काफी समय से कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर मेमोरी उन सब पर अपने पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और अब मेमोरी सिविट को कहता है, तुमने मुझे काफी इम्प्रेस किया, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं। मेरे पास इससे भी ज्यादा काफी जरूरी काम है और वो है बदला। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी उन सभी को पॉइजन कर देता है, जिस कारण उन सभी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर उनका लीडर सिविट फिर से उठ जाता है और वो मेमोरी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मेमोरी उससे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा काबिल योद्धा हो, जिसने मेरे दो स्पेल पैरालाइज और पॉइजन को भी सहन कर लिया, और एक बार तो तुम खड़े भी हो गए। आज तक कोई भी मेरे स्पेल खाने के बाद फिर से नहीं उठ पाया। तुम सही में काफी काबिल योद्धा हो, पर अब तुम्हें भी मरना ही होगा। उस वक्त ब्लैक ड्रैगन नाइट्स का एक मेंबर मरते वक्त आसमान में एक सिग्नल दे देता है, जिस कारण वहाँ पर उनके काफी सारे साथी आ जाते हैं। उनको देखकर सिविट कहता है, इन दोनों के पास बिल्कुल भी मत जाना, अगर तुम इन दोनों की रेंज में आ गए तो ये तुम्हें मार डालेगा, तो बेहतर यही होगा कि इन दोनों को दूर से ही मारना और तुम्हें इनको मारना ही होगा। तभी मेमोरी पिगी मारू के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेता है। मेमोरी बताता है, मैंने उस स्केलेटन किंग की बोन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर एनहांसमेंट सॉल्यूशन बनाया है, जिसका इस्तेमाल करके मैंने पिगी मारू को भी अपग्रेड कर दिया है। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी पिगी मारू का साथ लेकर बाकी के ड्रैगन्स को भी मार देता है, और सभी नाइट्स को मारने के बाद मेमोरी के अब न्यू स्किल्स भी अनलॉक हो जाते हैं, जिनका नाम डार्क और बेजक था। हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स का लीडर अभी भी जिंदा था। वो मेमोरी को कहता है, आखिर तुम हो कौन? तो मेमोरी उसे बताता है, मैं बाकी हीरोज की तरह इस दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया, असल में मेरा गोल उस गॉडेस से अपना बदला लेना है। यह सुनने के बाद सिविट भी मर जाता है। अगले सीन में मेमोरी सिराज को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उस गॉडेस ने मेमोरी के साथ क्या कुछ किया और उसे कमजोर कहकर मरने के लिए रियूस में भेज दिया, और अब मेमोरी उस गॉडेस से अपना बदला जरूर लेगा। तो सिराज उसे कहती है, तुम्हारी इस बदले वाली जर्नी में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे भी वो गॉडेस मुझे अच्छी नहीं लगती और उसका चलाने का तरीका भी काफी बुरा है। जिस पर मेमोरी उसे कहता है, बदला लेना मेरा डिसीजन है, तो तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। यह सुनकर सिराज मेमोरी को कहती है, तुमने भी तो अपनी जान दांव पर लगाकर आज दूसरी बार मेरी जान बचाई है, तो मैं बस अपना हिस्सा बराबर करना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद मेमोरी सिराज की बात मान लेता है और अपनी जर्नी में उसे अपना पार्टनर बना लेता है। अगले सीन में वो गॉडेस को देखते हैं, जिसके पास नियांतम नाम की लड़की आती है
और इस लड़की को गोडेस ने सभी हीरोज पर नजर रखने का काम दिया है। गोडेस उसे कहती है तुम्हें काम देना मेरे लिए काफी फायदेमंद था, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। वैसे मैं ये जान सकती हूँ कि आज तुम्हारा मुंह क्यों नहीं चल रहा। यह सुनने के बाद नियांथन गोडेस के पैर को चाटने लगती है और इससे गोडेस काफी खुश हो जाती है। तो इस एनिमे का पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर गाइस आपको ये एनिमे और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं इसकी पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ।